अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। Just looking like a wow. Really? Yes. Are you sure about that? I am sure about that. आज मैंने सोचा कि इतनी प्यारी ये हमें तोहफा आया है जी वजीरिस्तान से, और ये वहाँ की पहचान है। वहाँ पर इस टोपी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं तो इस टोपी को पहना जाता है। तो अब देखिए वहाँ की पहचान है, तो हमने सोचा कि आज हम, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और जहाँ से हमें खूबसूरत गिफ्ट्स आते हैं, हमारी कोशिश होती है हम उनको जरूर। ये है जनाब वजीरिस्तान से इन्हें पकोल। वैसे तो ज़ाहिर है केपी में बहुत ज्यादा कॉमन है, गिलगित में, लेकिन ये वजीरिस्तान की सकाफत है, बिल्कुल फूल की तरह की है, या आप इसे पुडिंग शेप भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत प्यारी मुझे है। पता नहीं क्यों मुझे तो मशरूम शेप एक, अच्छा मेरी बेटी ने कल यही कहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो कैप है ना वो मशरूम की तरह की है ना। ये देखिए मुझे, ओहो शुभ, अब बताएं कैसी लग रही है ये, आप बताएं कैसी। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे पहनते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे पहनते हैं ताकि वो ना फूल नजर आए उसका, ये बाल छुपने चाहिए। तो आप तो मशरूम बन गए वाकई में। अच्छा अब ये देखें, इसमें बहुत से कलर्स होते हैं। फ्लोरल पकोल भी इसे कहते हैं, क्योंकि समटाइम्स इस पे फ्लोरल डिजाइन्स होते हैं। वैसे तो खुद भी फूल ही है ये एक तरह से, और ये बहुत ज्यादा वहां पर पहनी जाती है विंटर्स में भी या मॉडरेट वेदर में। तो हमने सोचा ये कि आपको जरा बताएं तो सही कि ये टोपी कितनी मशहूर है। दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है शुएब। ये एक सूबा है, कंटर के नाम से है मेरा ख्याल है, तकरीबन यही नाम इसका है, जहाँ पर ये तैयार की कुनड़ अफगानिस्तान में वहाँ से ये तैयार की जा रही होती है, और जाहिर है बहुत सारे लोग दुनिया भर में इसको बहुत पसंद कर रहे होते हैं और वहाँ पर इसको मंगवाया जा रहा होता है। अच्छा ये सकाफत है, ये पहचान है हमारी। अब हम हर इलाके की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ, हमारी तो सकाफत इतनी डाइवर्स है कि कुछ ना कुछ ऐसा हमें मिल जाता है जिसको हम बहुत ही प्राउडली उसको कैरी भी कर रहे होते हैं, उसको गिफ्ट भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जनाब ये अफगानिस्तान का सूबा कुनड़, वहां पर ज्यादा पहनी जाती है, तोहफा दिया जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर वजीरिस्तान में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। अदरवाइज पेशावर, चासदा, मर्दान, सवाबी, हिंदुकुश, कराकरम, पामीर और दीगर इलाकों में भी ये आम तो जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा ये वजीरिस्तान में, पाकिस्तान में जो है वो पहनी जाती है। तारीख तो जाहिर है इसकी काफी पुरानी है, तारीख इसकी काफी पुरानी है। 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम दुनिया फतह करने के जब मुहिम में मौजूद पाकिस्तान, उनकी हम बात करें तो अफगानिस्तान के जब वो इलाके में पहुंचे थे तो उस वक्त इस खित्ते में भी इसका इस्तेमाल होता था, इस्तेमाल होता था। इसको पकोल बोलते हैं। चलें जी, यूनानी सिपाहियों को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और अब आपने बताना कि आपको ये टोपी कैसी लगी है। आपको कैसी, ये नहीं बताना कि हम पे कैसी लगी, आपने बताना टोपी कैसी लगी। मैं बता रहा हूं बहुत अच्छी लग रही है। हमारा बिल्कुल कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। खबरदार, जो लुकिंग लाइक अ वाव कहना था आपने, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अब हम इसको उतार देते हैं ताकि हम आगे के भी ब्राउन कलर के वाव, क्या ब्राउन कलर वाव, ब्राउन कलर वाव, ओके ये भी उसी का हिस्सा था। चलें ठीक है जी, ये तो बात होगी इस खूबसूरत सी टोपी की। हमारी सकाफत है और हम अपनी सकाफत से बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, सफाई की बात करते हैं। सफाई निस्फ़े ईमान है, लेकिन एक सवाल आज हम उठाएंगे, वो ये, सफाई करने वाले नजरअंदाज क्यों हो जाते हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे कि सफाई हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल तो साफ रहे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो लोग हमारे घरों को, दफातर को, इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, क्या हम उन्हें वो इज्जत व एहतराम दे रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। ये जो इस वक्त तस्वीर हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, एक कैंपेन है, और जाहिर है इस पर बात करना बहुत अहम है कि वो सब ये चाहते हैं कि उनको इज्जत दी जाए। जितने भी लोग हैं जो कि सफाई करते हैं वो, उन्होंने ये प्ले कार्ड्स उठाए और उन्होंने ये सबको एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारा एहतराम भी जरूरी है। जब हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, तो फिर सफाई करने वाला, उसको हम मुख्तलिफ नामों से क्यों पुकारते हैं। किसी को हम कूड़ादान कह देते हैं, किसी को हम स्वीपर, किसी को हम पता नहीं हम क्या क्या अलकाबात से हम पुकार रहे होते हैं, जिससे उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू होती है। और जाहिर है, अच्छा ये चीज़ शुरू होती है आपके घर से, बचपन से, जब आप अपने बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, जब आप उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हैं ना घर में, अगर तुम पढ़ोगे नहीं, अगर तुम पढ़ो लिखोगे नहीं, तो तुम बड़े होकर ना तुम जमादार बनना, तुम स्वीपर बनना। इस तरह की चीजें, जब इस तरह की सोच हम अपने बच्चों के जहनों में डालते हैं तो एक वहीं से मसला शुरू होता है। मसला वहीं से शुरू होता है, और एक नफरत जो है उनके दिमागों में आना शुरू हो जाती है, वो पैदा होना शुरू हो जाती है, उनके दिलों में आना शुरू हो जाती है। तो इट्स बेटर कि इज्जत का मकाम दें। जो भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वो इज्जत तरीके से, इज्जतदार तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, हलाल तरीके से, बड़ा जरूरी है कि आप उनको इज्जत दें। एग्जैक्टली जी। अब बढ़ते हैं आगे,
और प्रोग्राम में शामिल करते हैं पाकिस्तान का मौसम। किस शहर में मौसम कैसा रहेगा, कहां पर गर्म टोपी पहनी जाएगी? आपको बताते हैं मौसम कैसा रहेगा, कहां पर गर्म टोपी। अब तो वैसे मौसम ऐसा हो चुका है पूरे पाकिस्तान का कि हर तरफ ही गर्म टोपियां पहनी जा रही हैं, स्पेशली शाम और रात के वक्त। इस्लामाबाद की बात करेंगे, इस्लामाबाद में कम से कम 9, ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा लाहौर में कम से कम 7, ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम। इस्लामाबाद में, लाहौर में और पेशावर में हल्के हल्के बादल। आपको क्या हल्के हल्के बादल क्या होते हैं? जो थोड़े थोड़े से होते हैं, थोड़े से तो कभी भी बरस सकते हैं। चलें ठीक है, कभी बरस सकते हैं, लेकिन अगर से कभी बरस में डिपेंड करते हैं उन बादलों पे। मेरे बड़ा डीप क्वेश्चन था ये। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। चलें जी, आप इनके इस डीप क्वेश्चन का जवाब दें, मैं फेल हो गया हूं। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें सबीन, तो धुंध का राज बरकरार है और कहीं पर स्मॉग है, और स्मॉग की वजह से भी ज़ाहिर मसाइल तो होते हैं। लेकिन अगर फॉग की भी बात कर लें तो M2 लाहौर से इस्लामाबाद धुंध के बायस इसको बंद कर दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी इस वक्त बंद है। M1 रशकई इंटरचेंज से पेशावर तक, और M3 फैजपुर से ननकाना तक बंद है, और M4 पिंडी भटियां से शामकोट तक बंद है। कुछ देर बाद शायद खुल जाएगी, चूंकि 10, साढ़े 10 बजे हम देखते हैं कि शाहराहें खुलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें तो आज से लेकर 3 दिन तक बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई है। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, बलाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, कई मकामात ऐसे हैं जहां पर बारिश होगी। और केपी और पंजाब के मैदानी इलाकों की अगर बात करें, बलाई सिंध के इलाकों की बात करें, वहां पर धुंध रहेगी। अब इसके साथ साथ अगर हम मौसम की अपडेट ले रहे हैं तो इस वक्त महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब बहुत ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब बताइएगा कि आइंदा 24 से 48 घंटे का मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान में? देखिए, कोई हल्की सी वेस्टर्ली वेव बलूचिस्तान में दाखिल हुई है। कल भी एक आध या 2 जगहों में हल्की बारिश हुई है, 1 मिलीमीटर बारिश उसमें कल्लात से और फिर चागी डिस्ट्रिक्ट से, दारबंदीन से रिपोर्ट हुई है। इसी तरह अपर सिंध के एक इलाके, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो ये वही बादल फिर आगे पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। यानी आज भी शुमाल मशरकी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उसमें ज़ियारत, चमन और ज़ोब और दूसरे जो बारखान, सिब्बी वगैरह, उन एरियाज में हल्की फुल्की बारिश है। और बादल अलबत्ता ये आगे बढ़ेंगे तो पंजाब के भी कुछ एरियाज में, सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज में हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश का इम्कान हो सकता है। रात गए या कल सुबह फिर आपके इस्लामाबाद और फिर उसके जो ऊपर इस्लामाबाद से मजीद शुमाल में जो इलाके हैं, केपी के गलियात साइड हो गया, मरी हो गया, उधर भी कुछ हल्की फुल्की बारिश की आप तवक्को कर सकते हैं। और जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पर हल्की सी बर्फबारी। तो ये जो हल्की सी वेव है जो आज दाखिल हुई है गुज़श्ता रात से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में, तो बढ़ते बढ़ते कल तक फिर निकल जाएगी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो हल्का सा वेदर है कुछ एरियाज में, और अदरवाइज तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। उसके बाद भी जनवरी के आप कह लें कि 6-8 जनवरी तक एटलीस्ट कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं दिखाई देती, सवाए इसके कि शुमाली इलाकाजात में जो सर्दी पड़ रही है उसकी शिद्दत में अब ज़ाहिर है और इजाफा होता जाएगा, क्योंकि जनवरी ज़्यादा सर्द महीना होता है। तो ग्रेजुअली सर्दी और बढ़ती जाएगी। अभी का स्कर्दू साइड पे टेम्परेचर जो है -7, -8 चल रहा है। तो उससे सरदार साहब, ये तो ज़ाहिर है मौसम की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कि आपने बात की मैदानी इलाकों की भी, और आपने कहा वहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है, तो क्या उससे धुंध का जोर खत्म हो जाएगा? नहीं टूटेगा, इसलिए कि बहुत हल्की सी बारिश है, किसी किसी जगह में है, सब जगहों में नहीं है। और अलबत्ता उसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आएगी कि आज भी कुछ बादल छाए रहेंगे, हल्के बादल, और इसी तरह से कल भी बादल होंगे। तो उसमें किसी हद तक कुछ कमी आ सकती है, यानी विजिबिलिटी कदर इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन उसकी ऐसा धुंध छटेगी नहीं, इसलिए कि खुलकर जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक ये सारे पोल्यूटेंट्स और जितनी डस्ट फिजा में इस वक्त जमा है और जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, वो पोल्यूशन पार्टिकल्स, वो जब तक सबसाइड नहीं होंगे, अच्छी बारिश ना हो जाए, तब तक ये सरदार साहब, अगर इस मरतबा बारिशों के हवाले से बात की जाए तो अभी हमने देखा कि बहुत ताखीर हुई बारिश होने में। तो इस बार मौसम सरमा में क्या बारिशों की प्रेडिक्शन है, कितनी बारिश मुतवक्किल है और क्यों ताखीर हुई? देखिए, इसमें
नवंबर और इसमें दिसंबर में तो वैसे भी बहुत कम ही बारिशें होती हैं। जनवरी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च, ये जो 2 या 3 महीने होते हैं उसमें अच्छी बारिशें होती हैं। यूजुअली हमारे शुमाली इलाका जात में तो जो सर्द मौसम है या विंटर सीजन है वो तो मार्च के पास तक एटलीस्ट चलता है। तो हम तवक्को कर सकते हैं जनवरी में 1 या 2 अच्छे स्पेल हैं बारिशों के, लेकिन पहले 8-10 दिन को खास नहीं है, उसके बाद फिर तवक्को कर सकते हैं। फिर देखिए आगे फरवरी और मार्च में भी इसी तरह से अच्छी निस्बत अच्छी बारिशें होंगी। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और नाजरीन, आज जरा काम जल्दी जल्दी आपने कर लेने हैं, आपने भी। क्यों? आज दिन बहुत छोटा है। ओ हाँ, आज तवील तरीन दिन की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में सबसे छोटा दिन भी है, सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। छोटा दिन है लेकिन सोना आपने खूब है चूंकि रात तवील तरीन है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती वैसे शुएब, पता नहीं चल रहा होता, मिनट के फर्क होता है ना सभी। वही मैं ओके, लेकिन वैसे बात बता रही हूँ कि ऐसे पता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता दिन छोटे हो रहे होते हैं, तो जब एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं, अगर वैसे हमें पता ना चले तो पता ना चले। अच्छा, वैसे दिन छोटा है अगर देखा जाए तो, लेकिन सियासत के लिए आज काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। लेकिन जो जमातें हैं, बिलखुसूस अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात कर लें या अगर 5 सियासी जमातों का हम जिक्र कर लें, JUI भी है, MQM भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है, उन सब ने ये कहा है कि दिन बढ़ाए जाएं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो कहते हैं कि इस पर नजरसानी की जाए और टाइम बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख में तब्दीली किए बगैर शेड्यूल में जो है वो तरमीम कर सकता है। ये साक डार साहब ने एक खत भी लिखा इलेक्शन कमीशन को, लेकिन जो इस्तदा की गई है वो यही है कि 2 दिन बढ़ा दिए जाएं। द क्वेश्चन है, जो काम पहले नहीं हुआ वो 2 दिन में हो जाएगा क्या? वो वैसे जब करना होता है तो वो 1 दिन में भी हो जाता होता है, कुछ घंटों में भी हो जाता होता है और कुछ मिनट्स में भी हो रहा होता है। लेकिन आज ही का दिन एक और सियासी जमात पाकिस्तान की, वो है PTI, उसके लिए भी बहुत अहम, बहुत बड़ा दिन है, इस लिहाज से कि इंतजार किया जा रहा है कि आज क्या फैसला उनके हक में आएगा, क्या उनको बल्ले का निशान मिल जाएगा इंतखाबी निशान के तौर पर। चूंकि जो फैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो फैसला सुनाया जाना है। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने PTI की दरखास्त पर जो फैसला सुनाया था और कहा था कि मुनासिब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसला दे। तो ज़ाहिर हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि फैसला सुनाया जाए जो फैसला महफूज है। इसमें चेयरमैन PTI की बात करें गौहर खान, उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है वो पार्टी ने खुद तय करना होता है। इंटर पार्टी इंतखाबात को अगर तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। वो कहते हैं अगर ये हो जाता है कि इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलता तो फिर उनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद तस्वुर होंगे। इसका क्या मतलब है? ये उनका कहना है। इसका मतलब क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है आगे चलकर। बट लेट्स सी आज क्या PTI के हक में फैसला आता है या कि नहीं होता, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक और वीडियो कल से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करी है। बिलावल भुट्टो वालिदा की याद में पढ़ी गई नज़म सुनकर आप दीदा हो गए। हैदराबाद में मुनक़िदा शेख क़यास अदबी मेले में मारूफ शायरा सहर इमदाद हुसैनी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में नज़म पढ़ी तो बिलावल भुट्टो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और वो रो पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस दौरान अपनी आंखों में आई नमी को बार बार रुमाल से वो पूछते रहे और लोग भी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बिकॉज ऑब्वियसली माँ, आप जिस मर्जी आप फील्ड में हैं, आप सियासत में हैं, आप कहीं भी हैं, माँ होती है और माँ के बिछड़ने का गम वो हमेशा रहता है आपके साथ। बिल्कुल ऐसा है। अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे जी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में कत्ल का कैदी 48 साल बाद बेगुनाह करार पाया है। ओक्लाहोमा की अदालत ने 70 साला ग्लेन सिमंस को रिहा करने का हुक्म दिया है। जुर्म ज़ाहिर उन्होंने नहीं किया था और ग्लेन को 1974 में मकामी स्टोर में डकैती के दौरान कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन ज़ाहिर वो ट्रायल हुआ, उसके बाद जब ये साबित नहीं हो सका उन पर जुर्म तो उसके बाद उनको रिहा किया गया है। फैसला आने में इतना वक्त लग गया, पूरी जिंदगी एक शख्स की बर्बाद होगी एक तरह से। चले आगे बढ़ेंगे। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत प्राग से, जहां पर यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ और कम से कम 15 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था
और इसे गोली मारकर फिर हलाक किया गया। फायरिंग का ये खौफनाक वाकया चार्ल्स यूनिवर्सिटी में पेश आया और कहा जा रहा है कि हमलावर का ताल्लुक प्राग के करीब वाक़े एक गांव से है और उसके वालिद जुमेरात की सुबह मुर्दा हालत में मिले थे, जिनकी मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है लेकिन पता नहीं है। लेकिन वाक़े के बाद पूरी इमारत को खाली भी करा दिया गया और मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी ताकि प्राग में सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटा जा सके। और ऑब्वियसली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरह से जिस तरह से हम देख रहे होते हैं कि सिचुएशन अगर बिगड़ी है तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अपनी सारी मसरूफियात को तर्क कर दिया जाए और सबसे पहले सिक्योरिटी को सरे फहरिस्त रखा जाए, प्रायोरिटाइज। ये बड़ा अहम जुमला है सबीन के जब भी ऐसा कोई वाकया हो जाए तो जो लीडर्स होते हैं वो कैसे सब कुछ छोड़कर वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जुल्म अगर कहीं हो रहा है इस दुनिया में किसी खत्ते में तो वो फ़लस्तीन में हो रहा है, वो गज़ा में हो रहा है। वहाँ के बच्चे जिस कदर खौफज़दा हैं, जाहिर है किसी ने अपने बहन भाई को खो दिया, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है और घर तो शायद किसी का भी नहीं है। और बहुत छोटे बहुत बड़े हो गए हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल ऐसे कि मैं देख रही थी वीडियोस जो सामने आ रही होती हैं दिल दहलाने वाली होती हैं। 4 से 5 साल का एक बच्चा अपनी छोटी 2-2.5 साल की बहन को वो गोद में उठाए लेकर चल रहा था और मैं सोच रही थी कि 5 साल का बच्चा, उसे तो खुद भी नहीं पता कि वो किधर है और इस दुनिया में चल क्या रहा है, जिस जगह पर वो है उसे तो जंग का मतलब भी नहीं पता। बच्चे जब सर उठाते हैं तो ऊपर क्या देखते हैं? जंगी जहाज देखते हैं। वो जो खौफ है उन बच्चों पर ज़ाहिर है वो बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसे में एक फ़लस्तीनी बच्ची का आज हम जिक्र करेंगे। म्यूजिक वीडियो उनकी वायरल हुई, आपको वो दिखाते भी हैं। जुल्म बरबरियत की वजह से लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो चुके और अपनी जानें बचाने के लिए जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में वो खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और गज़ा में जिस तरह हम देखते हैं कि एक ही खौफ होता है, वो जंगी जहाज़ों का होता है, उनकी घन गरज होती है जिसने बच्चों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। ऐसे में ये जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं पनाह गज़ीन कैंप है रफ़ा में, और यहाँ पर ये जो लड़की है इसने म्यूज़िक के ज़रिए बच्चों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी है। और मशरक़ वस्ता में बजाए जाने वाले गिटार नुमा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ओड इसकी जो माहिर हैं और अपने इस फ़न से वो बच्चों में जंगी जहाज़ों का शोर, उसका खौफ, उसका डर वो कम करने की वो कोशिश कर रही हैं। और ये वीडियो आलमी मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे गर्दिश है जिसमें उन्हें बच्चों के दरमियान बैठे देखा जा सकता है। वही वाली बात है, रेजिलिएंट कौम है, उन्हें पता है कि हर मुश्किल से कैसे निपटना है और वहीं पर भी उनके हौसले जो हैं वो कभी भी पस्त नहीं होते। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। महकमा खेल पंजाब की बात करते हैं। सूबे में खेलों के फरोग के लिए पूरी तरह से मुतहर्रिक हो गया है महकमा जी, और अब इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त इकदाम का आगाज़ भी हो गया है। एक जामे स्पोर्ट्स कैलेंडर तैयार कर लिया गया है जिसमें फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और एथलीट समेत अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ गेमों का इंतखाब भी किया गया है, जिसके लिए सूबे भर में टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। और इवन जो खिलाड़ी हैं उनके ट्रायल्स पूरे जोरों शोर से जारी हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का इससे मुतालिक कहना है कि इन ट्रायल्स में नौजवानों को मुख्तलिफ खेलों में करियर बनाने के शानदार मौके फराहम किए जाएंगे और उन्हें चाहिए कि वो इससे भरपूर फायदा उठाएं। इसी पर डिटेल से आज बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुशीर खेल पंजाब और कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम वहाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब सबसे पहले इसी पर बताइएगा कि जो नया कैलेंडर है उसके मुतालिक क्या डिटेल्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, कैसे एथलीट्स या प्लेयर्स फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी जब हम सीएम पंजाब साहब के साथ बैठे हुए थे, मोहसिन नकवी साहब के साथ, और हमारी जो नेशनल गेम्स थी उसमें पंजाब जो है वो 8वें नंबर पे आया था और उसमें गोल्ड मेडल्स की तादाद बिल्कुल कम थी। तो हमारी एक मीटिंग चेयर हो रही थी जिसमें उन्होंने हमारे से ये सवाल किया कि इन प्लेयर्स की इतनी नाकस परफॉर्मेंस क्यों। और उस वक्त फिर हमने उनको बताया कि ये जो टीमें जाती हैं या जो पंजाब ओलंपिक्स रिप्रेजेंट करती है उसमें वो लड़के अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से करते हैं और उनकी फेडरेशंस के साथ बातचीत चलती है जिस पे वो लड़कों को लेके जाते हैं। तो वहाँ से हमने इस चीज़ को इनिशिएट किया कि क्यों नहीं हम पंजाब की अपनी टीम्स को बनाएं, अपनी टीम्स को फ़रोग दें, उन बच्चों को अपने पास रखें, उन बच्चों को हम ट्रेन करें और उसके बाद हम आने वाले नेशनल गेम्स में उनको जो है वो क्या कहते हैं तैयार करें।
इशू ये है कि 2010 से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक कैलेंडर देता था जिसमें जितने भी सूबे हैं उनको पता होता था कि गेम्स क्या होंगी, कौन सी होंगी, किस वक्त होगी। 2010 के बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी एक सिस्टम या कैलेंडर नहीं है जहाँ पे प्लेयर्स को ये पता हो कि उन्होंने उनके लिए व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो हम लोगों ने इस पे काम किया और हमने इस पे काम करके ये कहा कि हम 2 साल का एक कैलेंडर लॉन्च करते हैं जिसमें सारे प्लेयर्स को एटलीस्ट ये तो पता होगा कि उनको साल में कितने कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, किन किन जगहों पे खेलने हैं, किन किन के साथ खेलने हैं, ताकि उनके पास एक रोड मैप हो। अदर देन दैट होता ये था कि अक्सर 2 दिन पहले अनाउंस कर देते थे जी ये टूर्नामेंट होने जा रहा है या ये ट्रायल्स होने जा रहे हैं, और 2 दिनों में हर एक चीज़ होती थी। अब हम लोगों ने क्या किया कि एग्जैक्टली अब हमने स्पेसिफिकली कैलेंडर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें हमने जब लॉन्च किया तो हमने उसका ये फर्स्ट फेज़ है जिसमें ये 6 गेमें हैं। बाकी जो 12 गेम है वो भी आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि वो होगी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव प्लान्ड द कैलेंडर। और उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इन बच्चों को अपने पास रखे कैंप्स कराएं ताकि खेलों की बेहतरी हो। जाहिर है बड़ा ज़रूरी है कि फोकस्ड होके वो फिर अपनी प्रैक्टिस कर सके और पाकिस्तान के पास नया टैलेंट भी आ सके। अच्छा वहाब, अभी बहाना मुआवजा देने की भी बातचीत हो रही है, कितना मुआवजा दिया जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली स्टाइपेंड की भी तो ज़रूरत होगी जहाँ पर जिससे थोड़ी मोटिवेशन भी आए और स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल होती है, और ये हमारा पहला हम लोग असल में पिछले 6 महीने से इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि हमें अपने प्लेयर्स ऑन बोर्ड होने चाहिए। देखिए कोई भी प्लेयर हो उसके लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है, और स्टाइपेंड से उस प्लेयर को इस चीज़ का यकीन होता है कि वो क्या कहते हैं उस पे इन्वेस्ट किया जा रहा है और उस पे नज़र रखी जा रही है। तो हम लोगों ने जो ये पहली 6 गेम्स हैं, ये 6 गेम्स हमारी विंटर में शुरू होंगी विंटर गेम्स के नाम से, और इसमें आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता चलूँ कि एक तो इसमें जो बच्चे जो खेलेंगे उसमें से हमारी टीम के हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 18 रुकनी टीम होगी हॉकी की, फुटबॉल की, इसी तरह एथलेटिक्स में 10 लोगों की होगी, ये सिलेक्ट होगी। और जो ये लड़के सिलेक्ट होंगे इनको A-B-C यानी डायमंड सिल्वर और डायमंड गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में इनको हम लोगों ने जो है वो रखेंगे। जो डायमंड कैटेगरी है वो उसका 70,000 रुपया पर मंथ होगा, जो गोल्ड कैटेगरी है वो 50,000 रुपया पर मंथ है, और जो सिल्वर कैटेगरी है वो 30,000 रुपया पर मंथ पे हम इन बच्चों को अपने पास। ठीक है, जाहिर है इससे बच्चे मोटिवेट भी होंगे और जाहिर है वो फोकस्ड रहकर अपने खेल पर तवज्जो भी देंगे। अच्छा वहाब, एक चीज़ और, अब जाहिर है कुछ माह पहले मुझे याद है कि हमारी आपसे बातचीत भी हो रही थी जब, और तब भी आप मुतहर्रिक थे, आप काम करना चाह रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन अब अगर बात की जाए नेशनल गेम्स में पंजाब की पोजीशन वो काफ़ी कमज़ोर है, 8वें नंबर पे आ चुके हैं। तो अब तक की क्या प्रोग्रेस है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ सके? हम नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं? देखिए मसला ये है कि ये जो एसोसिएशंस और फेडरेशंस है ना, इनके आपस में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से जो सफ़र करता है वो एक प्लेयर सफ़र करता है। इनका कुछ वोटिंग सिस्टम होता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर काफ़ी बहस की जा सकती है। बट द सिस्टम, मैंने कहा कि देयर वाज नो सिस्टम इन प्लेस, और बच्चों को भी नहीं पता कि हमने खेलना क्या है। असल में मैं ये चाह रहा था कि जो थोड़ा सा हम लोग, मैंने पहले भी कहा था कि जितना हमारे पास टाइम है हम हर एक चीज़ सही नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन गो इन द राइट डायरेक्शन। गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इज़ कि आप लोग बच्चों पे इन्वेस्ट करें, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को इंसेंटिव्स दें, जिसकी वजह से बच्चे आना शुरू होंगे ग्राउंड में, जिनका शौक़ होगा। अगर आज मैं कहूँ कि अपने माँ बाप को कि जी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और मैं कमाता कुछ नहीं हूँ, तो मेरे माँ बाप भी मुझे ओन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ो, डिग्री करो और उसके बाद किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाओ ताकि स्टेबिलिटी आए और आगे कर सको। बिल्कुल ऐसे। अच्छा वहाब, ये तो ज़ाहिर है बड़ा अहम है कि हर स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देना, बट आप चूंकि चीफ सेलेक्टर भी हैं इसलिए मैं एक और क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा आपसे, विच इज़ अबाउट फिटनेस। आपने 2-3 रोज़ पहले इस पर बात भी की आजम खान से मुतालिक, तो हम जरूर चाहेंगे फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारे लिए, चूँकि जब भी हमारी टीम किसी भी टूर्नामेंट में जाती है ये सवाल उठते हैं कि इंजर्ड हो रहे हैं, नहीं उस तरह से खेल पा रहे, फिटनेस टेस्ट की बात करें वो कई सालों से हुआ नहीं होता, तो फिटनेस क्या इसको नज़रअंदाज किया जाता है? अगर आप फिटनेस की बात करें तो किसी भी प्लेयर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो फिटनेस है, और उस पर काम ज़रूर करना चाहिए हर प्लेयर को। तो वहाब, अब जाहिर है आप चीफ सेलेक्टर भी हैं तो कुछ सवालात तो जाहिर है 1-2 बनते ही, जेनेरिक ही सवाल बन जाएं, वो उसी के जवाब आप बेशक दे दें। फिटनेस, वैसे अब जाहिर है आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, अब सिलेक्शन के लिए आपने क्या फिटनेस टेस्ट करवाए टीम को भेजने से पहले, या अब कब इरादा है? कौन से खिलाड़ी फिट हुए, कौन से अनफिट हैं? देखिए
फिर मैं वही बात करूँगा, जब मैंने कहा कि फिटनेस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब आप खेल रहे होते तो यू नेवर नो, आपको चलने से भी कोई इशू हो सकता है, आपको भागने से भी कोई इशू हो सकता है। जो बच्चा जो है वो कोई किसी तरीके से भी अनफिट हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये मेजर किए जाते हैं ऑब्वियसली किसी भी चीज़ या टीम के सिलेक्शन से पहले। अच्छा वहाब भाई, लेकिन अगर मैं सिर्फ आप ही की बात करूं, ज़रा हम सब जानते हैं इंजरीज हों भी तब भी आपने बड़ा अच्छा कैरियर अपने आप को किया जब तक आप खेलते रहे, तो वो जो रेजिलियंस आपके अंदर थी वो हमें नज़र क्यों नहीं आती, या वो नज़र आएगी आइंदा आने वाले दिनों में हमें प्लेयर्स के अंदर के छोटी मोटी चोट ठीक है नज़रअंदाज तो नहीं करना चाहिए, बट जाहिर है कौम की उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं प्लेयर्स के साथ, और अगर वो ना खेल रहे हों तो ज़ाहिर है वो सवाल उठाते हैं। अगर आपकी बात करूं, ज़ाहिर है PSL की बात भी मुझे याद है कि भले आप इंजर्ड थे लेकिन आप टीम को लेकर आगे चले, तो ये चीज़ हमें आप नज़र नहीं आती अपने प्लेयर्स में। देखिए ये डिपेंड करता है कि किसी भी खिलाड़ी के ऊपर के वो कितना स्ट्रॉन्ग है या उसका कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने हमेशा आई हैव लर्न द हार्ड वे, और आई थिंक दैट इज़ वाई जितनी भी सक्सेस मिली लाइफ में दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि आई नेवर लेट एनीथिंग गो अवे। मुझे ऐसा लगता है कि if there is an opportunity and you can utilize it at its best, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है। तकलीफ़ भी होती है इंसान को, इंसान मुश्किलों में भी होता है, लेकिन एट टाइम्स ये होता है। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा कि वहाब, हमने इससे पहले भी जब आपसे बात की थी तो मुझे याद है हम यही कह रहे थे कि क्रिकेट के अलावा भी बाकी गेम्स को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है। अब काफ़ी महीने उस तरह से गुजर भी गए हैं, हमने देखा, लेकिन लोगों का क्या इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा होता बाकी की गेम्स में, या मौके उस तरह से नहीं फराहम की जा रही होते कि वो एक हम देखें कि एक सिनेरियो बिल्ड हो सके, एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जहां पर लोग आए और अपनी बाकी नेशनल गेम्स को भी उसी तरह से एंजॉय करें जैसे कि क्रिकेट को या फिर फुटबॉल को करते हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था, जब हम आए थे तो हमने सबसे पहले एक टूर्नामेंट करवाया था रमज़ान गेम्स, और उस रमज़ान गेम्स में जो हमने इंसेंटिव थे इनाम जीतने के लिए रखे थे वो हमने रखे थे ऑन द हाईएस्ट साइड। कोई भी प्लेयर होगा, कोई भी बच्चा होगा, जब तक उसको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे तब तक वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेगा। अब हम लोगों ने ये किया कि अब जो हमारे विंटर गेम्स है जो 14 तारीख से 20 तारीख जनवरी तक शुरू होंगी, ख़त्म होंगी, उसका जो इनामी रकम है वो है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया। पंजाब की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा इनाम है। लास्ट ईयर जब हम रमज़ान कप्स में आए थे तो 90 लाख रुपया था, इस वक्त हमने 1.5 करोड़ रुपया रखा है, और ये 1.5 करोड़ रुपया हमने 6 जो डिफरेंट गेम्स है जिसमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है और हॉकी है, तो और ये चीज़ों में हमने अब देखें 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। जब हमने 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा है तो उसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा जीतेगा कम से कम वो 3-4 लाख 5 लाख रुपए अपने घर लेके जा सकेगा। जब किसी बच्चे को ये पता कि यार मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो वो मेहनत भी ज़्यादा करेगा, वो एफर्ट भी ज़्यादा करेगा। और हमने सिर्फ ये नहीं किया, हमने जो हमारे डीओज़ हैं, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आता, हमने उन लोगों के लिए भी इंसेंटिव रखे हैं कि जिस टीम का जो सा बच्चा जीतेगा हम उनके जो डीओज़ हैं, जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं, हम उन लोगों को भी इंसेंटिव्स देंगे, ताकि जब वो टैलेंट हंट करें तो उनको ये भी फिक्र हो कि यार हम लोगों ने अच्छे लोग लेके जाने, ताकि हम भी जीतेंगे तो हम इंसेंटिव्स जो है वो क्रिएट कर सकें। अच्छा, हमारे बड़े ज़बरदस्त स्क्वॉश प्लेयर्स भी हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, और स्क्वॉश प्लेयर्स हमारे जाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, वापस आते हैं। हमजा की अगर बात की जाए, और बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत सारे नाम है हमारे सामने। देखें, हम यही बात करें कि हमने कहा कि 18 गेम्स है, ये 6 गेम्स जिनका आपने नाम लिया ये फर्स्ट फेज में है। इसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने वुशु भी रखी है, हम लोगों ने इसे कराटे भी रखे, हम लोगों ने इसमें स्क्वॉश भी रखी है, हमने इसके अंदर मतलब जो गेम आप कह सकते हैं हमने हर तरह की गेम को इसमें किया हुआ है। स्विमिंग भी है, बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, हर एक चीज़ हम लोगों ने की है। और ज़रा वो फेज वाइज होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लान कैसे एग्जैक्टली ये फर्स्ट फेज है जिसका इनामी रकम 1.5 करोड़ रुपया है, और उसके बाद इन्हीं बच्चों में से 90 लड़के हम लोग स्टाइपेंड में रख रहे हैं। फिर जो अगला फेज होगा उसमें भी 90 लड़के होंगे, उनके भी यही स्टाइपेंड, और इसी तरह एक पूल बन जाएगा हमारे पास टैलेंट का। बिल्कुल ठीक है, वहां पे एक
हाँ, एक चीज़ और भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, चूंकि ज़रा इतने खेलों की बात हो रही है और बात पंजाब की और पहलवानी का जिक्र ना करें तो ये हो नहीं सकता। रुस्तम पंजाब दंगल चंद रोज पहले उसका भी आपने ऐलान किया, थोड़ी डिटेल्स उसकी भी शेयर करेंगे, कब से स्टार्ट होगा, अखाड़ा कब सजेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ इसको ऑपरेट करना है जी। रुस्तम पंजाब, इसका इनामी रकम जो है वो 40 लाख रुपया है। सिर्फ ये नहीं, हमारा एक और मोटिव है कि फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब। हम लोग चाहते हैं कि एथलेटिक्स में हमारे एक प्लेयर हैं शजर अब्बास, वो शजर जो है बहुत आउटस्टैंडिंग रनर है, तो हम चाहते हैं कि हम एक और ये करवा रहे हैं फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब, जिसका मेरा ख्याल है जो विनर है, इंडिविजुअल विनर है, उसको 15 लाख रुपया मिलेगा पूरे पंजाब में से। और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो कोई मुलाजिम हो, चाहे वो कोई लड़का तंदूर पे काम करता हो, चाहे वो कोई बंदा रेडी लगाता हो, चाहे वो कोई सबके लिए ओपन है। और कोई भी अगर किसी के अंदर टैलेंट है वो आके अपना टैलेंट दिखा सकता है, वो आ सकता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वहाब। फास्टेस्ट एथलीट ऑफ पंजाब है, ये भी हम नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ होगा जी, कोई भी आ सकता है, ना एज की कैद है ना कोई प्रोफेशन की कैद है, जो आए ओपन ट्रायल्स होंगे, जीतेगा उसे लाखों रुपए इनाम भी मिलेगा। ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो कि ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। वहाब रियाज बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। साल 2023 पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स फाइटर के लिए शानदार रहा और आलमी सतह पर कई बड़े मुकाबले जीते। IMMFA एशियन चैंपियनशिप की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने पहली बार मेडल जीते और कई हरीफ पाकिस्तानी फाइटर्स के मुक्कों और घूंसों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त फाइटर की बात करेंगे, बुशरा अहमद। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और आज ये हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले अपनी इस फाइट के बारे में बताइएगा, इवेंट के बारे में इलैबोरेट करिए। इवेंट बेसिकली IMF एशियन चैंपियनशिप्स में सारे जो एशियन के ममालिक है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से पाकिस्तान से सिलेक्शन होती है जो बेस्ट टैलेंट होता है। फिर एशियन चैंपियनशिप में वही आप क्वालिफाइंग राउंड होते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल में आते हैं। डिफरेंट ओपोनेंट्स आपके चेंज होते रहते हैं। सो इसी तरह ही टोटल प्रोसीजर। और पाकिस्तान से कितनी लड़कियां गई थी? पाकिस्तान से हम इस दफ़ा 2 लड़कियां गई थी और 4 मेल फाइटर्स थे। ओके, और इन सब का मजमूई तौर पर स्कोर क्या रहा है? इस दफ़ा बहुत अच्छी आउटपुट आया है। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम हम जितनी ये हमारी तीसरी दफ़ा थी, हम तीसरी दफ़ा रिप्रेजेंटेशन थी, विच इज़ वेरी न्यू अगर आप देखें, क्योंकि IMF अगर 15 साल से चल रहा है तो कंट्री सबसे पार्टिसिपेट करी, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस अच्छी होती जा रही है। इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान से सिल्वर किसी ने लिया जो अभी पिछले 3 सालों में नहीं हुआ था, वो शहाब अली, वो भी मौजूद नहीं है हमारे साथ। उसके अलावा हमारे पास 3 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, तो बनिस्बत पिछले सालों से प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है। ये बड़ी बात है। अच्छा बुशरा, अब मुझे ज़रा बताओ कि ऐसा होता है कि एक लड़की जा रही है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, लोगों को कन्विंस करने में टाइम लगता है, खुद कितनी मुश्किलात हुई ये एक्सेप्ट करवाने में कि नहीं कि मैं फाइटर हूँ, मैं कर सकती हूँ और इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने फिटनेस जर्नी से स्टार्ट किया था, तो बहुत ग्रेजुअली मैं स्किल लर्निंग की तरफ चली गई। मेरा ये कोई इरादा नहीं था कि मैं फ़ाइटर बनना चाहती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी स्किल डेवलपमेंट काइंड ऑफ चीज़ थी। ऐसा नहीं था कि मैंने फ़ाइटर बनना है। तो यही था कि आहिस्ता 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 काफ़ी टाइम स्किल लर्निंग, जुजुत्सु हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है MMA का, वो सीखी। फिर थोड़ा स्ट्राइकिंग। तो मेरी जर्नी इस तरह नहीं थी कि मैंने फ़ाइटर बनना है, तो वो रेजिस्टेंस नहीं आती शुरू में, क्योंकि घर वाले पूछते हैं तो मैं हाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, ये सीख रही हूँ। वो बहुत बाद, वो जब तक मैंने फ़ैसला किया तब तक सारे यूज्ड हो चुके थे, तो उस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक रहा। बट सोसाइटी में हम जिस जिम में ट्रेन करते थे वो बीच में बंद हुआ, तो हम पार्क वगैरह में करते थे, तो वहाँ भी मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नॉर्मल नहीं है। हम क्योंकि ट्रेन वही था कि वी वर ट्रेनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह 5 बजे भाग रहे हैं, तो वो किसी ने क्रिटिसाइज़ किया कि यहाँ पे लड़की नहीं ट्रेन कर सकती। अच्छा। तो कि हमारा माहौल ख़राब होने, विच वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी, लाइक क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा था ही नहीं। कभी कैसे किया सिचुएशन को? हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेन नहीं किया, ऑल्दो हम तैयार थे लड़ने के लिए, बट वो वही बात है कि हम हमारी एक ही चीज़ है जो बहुत पैशनेटली हम करते हैं, तो फिर वो उस एनवायरनमेंट से निकल के हमें बहुत से इस तरह के, ये तो लाइक मैंने एक्चुअली एक्टिवली एक हर्डल फील किया। उसके अलावा तो है लाइक बहुत
क्योंकि वुमेन आर लाइक सपोज टू डू सर्टेन थिंग्स कि अच्छा पढ़ाई की, शादी की, जॉब की, यही चल बुशरा आगे बढ़ रही हैं। आप जैसी खवातीन आगे बढ़ती हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं और स्टीरियोटाइप्स ब्रेक भी कर रही हैं, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस है और वो हर लेवल पे एग्जिस्ट करती है। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि जी दूर दराज के इलाकों में ऐसा हो रहा है, रिमोट एरियाज में ऐसा, इट्स एवरीवेयर। ये एक माइंडसेट है। फैमिली ने अपोज किया कभी या जब आपने तो बताया जिस तरह आप माहौल बना लिया था आपने पहले ही जाके, तो वो वाला मौका नहीं आया, लेकिन जब आपने कहा कि मैं प्रोफेशनली ज्वाइन करना चाह रही हूँ, फिर क्या रिएक्शन था? शुरू में जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मैंने माहौल बना लिया, तो जब तक उन्हें रियलाइज हुआ बहुत देर हो गई, आगे निकल चुका था। लेकिन तो उसमें यही था कि वो शुरू में तो उनको समझ नहीं आती, ऑब्वियसली जनरेशन डिफरेंस होता है, पेरेंट्स नहीं समझते हैं, बट उन्होंने एक्टिवली रेजिस्ट नहीं किया कभी, एक्टिवली आई वुड से सपोर्ट भी नहीं किया, बट रेजिस्ट नहीं किया। दे वर लाइक बच्ची बड़ी है, पढ़ लिख लिया, उसको सब अपने डिसीजन ले सकती है, तो उस तरह। एंड दे वर वेरी हैप्पी। बीच में मैं नस्ट यूनिवर्सिटी में सेल्फ डिफेंस कोच भी थी और सेमिनार्स भी हम करवाते हैं। उसके अलावा भी लास्ट ईयर मैं सर्बिया गई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अच्छा। तो उनको भी नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ कर रही है, सो इट वाज दे वर वेरी सपोर्टिव। लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ किसी ट्रेनिंग सेशन में या किसी फाइट के बाद जब आप आई हो घर और कहीं से टूटा फूटा नाक, तो मामा ने कहा बस बेटा अब नहीं उन नहीं? वो डेली होता है, क्योंकि अक्सर मेरे आई हैव दिस लिटिल सेंसिटिव स्किन, आई थिंक वो ब्रूज पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, जाहिर है हर स्पोर्ट्स की अपनी एक ट्रेनिंग है, अपना एक उसका चैलेंज है। MMA वैसे भी ट्रेनिंग बहुत टफ है, फिर खवातीन के लिए ज्यादा टफ हो जाती है। जी जी। और ये वजह अपने बाल छोटे रखे हुए हैं ये भी एक वजह है, क्योंकि बाल सारे आधे निकल जाते हैं तो छोटे ही रखते हैं। ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ नहीं है, इट्स नॉट लाइक यू नो एक स्पोर्ट स्पेसिफिक नहीं है। हमें फिटनेस भी देखनी है, हमें न्यूट्रिशन भी देखनी है, हमें अपना कंडीशनिंग भी देखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट भी देखनी है। स्किल सबसे ऊपर है, स्किल के को जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं वो हमारी कंडीशनिंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन। तो और एक भी चीज़ नहीं है कि इफ इट्स जस्ट बॉक्सिंग तो हमने बॉक्सिंग करनी है। इट्स लाइक MMA, इसमें सारे मार्शल आर्ट्स आ रहे हैं, तो हमने रेसलिंग भी करनी है, हमें जुजुत्सु भी करनी है, तो ट्रेनिंग भी ज़ाहिर है उसी लिहाज से की जा रही होती है। बुशरा, फिट रहने के लिए डाइट कैसे रखते हैं? क्या वेट को मेंटेन करना मुश्किल होता है, या कितना वेट होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं कर सकते? वेट हर कैटेगरी का होता है। जिस तरह इस दफ़ा मैंने फेदर वेट में पार्टिसिपेट किया, दैट 65। ओके। अब इस दफ़ा आगे मेरा प्लान है मैं नीचे जाऊँ, लाइक बैंटम वेट 60 और मे बी 57। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। डाइट में लाइक अपनी वेट कट में या वेट लॉस में न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा रोल है। आप अगर वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं कैटेगरी चेंज करने के लिए, उसमें ज़रा आपकी एनर्जी लेवल्स भी ड्रेन हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। अब एनर्जी लेवल्स तो स्पोर्ट्स में आप ड्रेन कर नहीं सकते, तो क्या है जो लाजमी खाना कि एनर्जी लेवल्स तो रहे लेकिन वेट कम हो? बेसिकली मैं एक न्यूट्रिशन के साथ काम कर रही हूँ, तो उनकी डाइट मैंने फॉलो की, तो काफ़ी अच्छा लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड भी, क्योंकि हमने सिर्फ वेट लॉस नहीं करना, परफॉर्मेंस भी उतनी ही रखनी है। तो हाई प्रोटीन, बीच में कार्ब्स, बिफोर वर्कआउट, तो उसको एडजस्ट ऐसे किया हुआ है कि रिकवरी भी हो जाए, साथ डाइट हमारी ऐसी रहे, लेकिन वर्कआउट से पहले हमारे पास कार्ब्स भी हों जो यूटिलाइज कर सके। तो उसको काफ़ी अच्छे से अब मैनेज किया हुआ है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। वैसे MMA में मेंटोर कौन है आपका? हमारे हेड कोच हैं कोच एहतशाम और कोच शेर आलम। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच बुशरा, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। और ज़ाहिर है जिस तरह से अभी ये गई हैं स्पेन में, वहाँ पर जीत के आई हैं, और उससे पहले सर्बिया जा चुकी हैं, और आइंदा आने वाले सालों में हमें नजर आएगा जी बहुत से और मुल्कों में जाएंगी, कॉम्पिटिशन में जाएंगे और विन करके आएंगे फॉर पाकिस्तान। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसम जो है वो दिन ब दिन सर्द होता जा रहा है, और बच्चों की सर्दी की छुट्टियां शुरू होने लगी हैं। ऐसे में वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि बच्चों को उनकी विंटर वेकेशंस में किस तरह से इंगेज किया जाए। जब बच्चे ये कहेंगे हमने स्नोफॉल देखने जाना है, और ऑब्वियसली हम बताते हैं कि मौसम की सूरत हाल भी कोई खास अच्छी नहीं है, और जाहिर है आजकल आप कहीं भी घुमाने फिराने में बच्चों को लेकर जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव ही होता है। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं आजकल के हालात देखे तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, विच इज अ नॉर्मल थिंग। सो अब ऐसे में घर में या वैसे अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो क्या किया जाए कि बच्चों की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सके और बच्चे डल ना हो, क्योंकि छुट्टियां जब भी आती हैं बच्चे बहुत होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं आज। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर आयशा रज़ाक आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आयशा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे मनाएं बच्चे सर्दियों की छुट्टियां, आप वालिदैन क्या करें, क्या राय है आपकी?
वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शोएब और सबीन बुलाने का। और आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स क्यों ड्रेड कर रहे हैं कि बच्चे छुट्टियों में होंगे। हम स्कूल भेज के बच्चों को खुद भी बड़े खुश होते हैं कि अच्छा चले, हमें कम अज कम कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन देखिए, आई हैव कम टू द कंक्लूजन के हॉलीडेज बड़ा जरूरी, आप समझ लें कि बच्चों की स्कूलिंग के दरमियान एक एक्सपीरियंस होता है। ये बिल्कुल ना सके स्कूल नहीं जा रहे तो बच्चे कुछ सीख नहीं सकते, या बच्चे अब अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, या जैसे आपने कहा उसके लिए नेसेसरीली कोई घर से बाहर या शहर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, दो चीजें पहले मैं सेपरेट कर लूं। एक तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ये होता है कि स्कूल नहीं जा रहे, खासतौर पे जहाँ पे 3 से 4 हफ्ते की ब्रेक्स हैं, तो ऐसा ना हो कि वो भूल जाएं जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा था। तो अक्सर पेरेंट्स फिर बच्चों को याद रखें ये ब्रेक है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक के तौर पे भी लें। सारा वक्त बच्चों का पढ़ना जरूरी नहीं है, सारा वक्त बच्चों का उस किस्म की एकेडमिक एक्टिविटीज पे एंगेज्ड होना जरूरी नहीं है। तो आयशा, अब ऐसे में क्या करें जब स्कूल वाले विंटर टास्क कितने ज्यादा दे दे बच्चों को कि जी ये आपने कंप्लीट करके फिर आपने आना है। फिर वालिदैन ऑब्वियसली बच्चों को एंगेज ही रखेंगे क्योंकि वो टास्क तो इतने कम टाइम में कंप्लीट ही करना होगा। विंटर वेकेशन तो होती भी बहुत छोटी है। टास्क मिल रहा है, पूछ रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली जाहिर है हमारे पास वो होमवर्क बहुत ज्यादा वो दिया जाता है, तो उसके अलावा तो करना कुछ और मुश्किल ही हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वो एक चीज है, वो करनी है और वो जरूर करवाएं। अपने बच्चे से टाइम एलोकेट जरूर करें पूरे दिन में, और वो बच्चे को एक सब्जेक्ट का होमवर्क करने के लिए एक दिन में अगर 20 मिनट लगते हैं, 25 मिनट लगते हैं, तो वो आप डेडिकेट करें कि आज तुमने ये 3-4 सब्जेक्ट्स, फर्ज करें 8 सब्जेक्ट हैं, ये 3-4 सब्जेक्ट्स पे तुमने आज हर सूरत 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के यहाँ तक गोल्स सेट करें रोज के। तुमने यहाँ तक ये जरूर काम करना है, बिकॉज अगर तुम इस स्पेस पे ये काम करो, हर दूसरे दिन करो, तो बाय द टाइम द विंटर ब्रेक एंड्स तुम्हारा काम खत्म हो गया होगा। अच्छा, ये तो वो है ना आयशा कि अगर आपने कहीं जाना नहीं है, वैसे हम ये भी तो देखते हैं ना कि माएँ इंतजार कर रही होती हैं कि छुट्टियां होंगी, अपनी अम्मी की तरफ जाऊंगी बच्चों के साथ, यानी बच्चे भी इंतजार करते हैं नानी की तरफ जाना है हमने। अब जब वो नानी की तरफ जाना है, या फॉर दैट मैटर आप अलग से रहना, अपने दादी की तरफ भी जाना है, तो ऐसे में बच्चे वहां जाकर तो बिल्कुल हाथ नहीं आते। अब क्या करें पेरेंट्स? अच्छा देखिए, ये सिचुएशन तो होती है, आपने अपने अपने तरीके से डील करना है। हम सब ने छुट्टियां गुजारी है, मुझे याद है हम तब तक नहीं जा सकते थे जब तक हम होमवर्क खत्म नहीं करते थे। सो हमारे लिए गोल होता था, हमारे सामने बड़ा, मेरी मदर कह देती थी कि अगर अपना होमवर्क कर लोगे या इस डेट तक इतना होमवर्क कंप्लीट होगा तो जाएंगे, तो फिर जा सकोगे। तो वैसे ज़ाहिरा जा नहीं सकेंगे। हाँ, और फिर हम लाइक एनीथिंग वी वुड कंप्लीट, हम उस टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते थे। तो वो तो मेरे ख्याल में मैनेज करना अपने बच्चों का आपको पता होता है, डिपेंड करता है आप बच्चों का टाइम टेबल कैसे सेट कर रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा आयशा, अब जाहिर है बच्चे एक नानी दादी के घर, तो जाहिर है वो भी एक तफरी हो ही जाती है, लेकिन वैसे भी तफरी का मौके वैसे नहीं मिल रहे होते क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। ऐसे में अब आजकल के हालात देखे, जाहिर है पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते कि बच्चों को कहीं पर लेकर जाएं, या ऑब्वियसली अच्छे खासी एक कॉस्ट आ जाती है। ऐसे में पेरेंट्स क्या करें कि बच्चों को वो भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो कि जी एहसास कमतरी का शिकार हो रहे कि हम नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चों की काउंसलिंग भी की जा सके और वो चीज मैनेज हो सके। अच्छा देखिए, उसमें सभी ने बहुत जरूरी जो बात है ना, वो घर का कल्चर भी होता है। अगर आप शुरू से लेकर अपने बच्चे को हमेशा ये बताते हैं कि कुछ सीखने के लिए या फन के लिए घर से बाहर निकलना या शहर से बाहर निकलना ही जरूरी है, तो ऑब्वियसली फिर आप वो बच्चे को उस तरह से कंडीशन कर रहे हैं, उसको फिर वापस उसकी अनकंडीशनिंग करने में जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी एफर्ट लगेगी। लेकिन देखिए, याद रखिए, अब खुद भी अपनी बातों से भी रोल मॉडल करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कि फन के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं होता। अच्छा, 3-4 जल्दी मैं इसी जवाब में आपको बातें कह दूं कि इस टाइम को आप वैसे गुजरने मत दें। बहुत सारे काम हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आम दिनों में नहीं कर सकते हैं। जो फैमिली का, पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक कनेक्शन या बॉन्ड होता है, आमतौर पे हम बच्चों से स्कूल डेज में वो उस तरह से बातें नहीं कर पाते या उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तो यूज दिस टाइम टू कनेक्ट विद योर चिल्ड्रन। ये बहुत जरूरी है उनकी इमोशनल और उनकी साइकोलॉजिकल मेंटल वेलबींग के लिए। और ये चीजें आपको फौरन नजर नहीं आती, इनका जो रिवॉर्ड होता है, लेकिन ओवर टाइम आपके बच्चे जिस तरह से बड़े होते हैं, जिस तरह से वो बाकी रिलेशनशिप्स फॉर्मुलेट करते हैं अपनी जिंदगी में, बड़ा असर होता है इन चीजों का। सो यूज दिस टाइम टू टॉक टू योर चिल्ड्रन, डोंट टॉक एट देम। नसीहतों के लिए ये टाइम इस्तेमाल करने को मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप उनके साथ जिस तरह थोड़े कॉन्वर्सेशन करें, लेट देम टॉक। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके बच्चे आपको कैसी बी अ गुड लिसनर एट होम। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली इन छुट्टियों में। एक और चीज
यूज दिस टाइम। आयशा, और एक और चैलेंज जो बहुत से पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है वो ये है कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते। बच्चे स्लो समटाइम्स होते हैं या बच्चे लेजी हो जाते हैं, वो किसी भी काम से मुतालिक हो जाता है, वो टाइम मैनेज नहीं कर रहे होते। आपने जो कि आगाज में एक बात की ना कि गोल्स सेट करें, बच्चों को बताएं अच्छा आपने इस वक्त तक ये काम करना है। वो ठीक है कि पढ़ाई नहीं भी कर रहे, वो कोई और काम भी है। अच्छा, घर कैसे मैनेज करना है, अपना कमरा कैसे आपने रेडी करना है, सुबह कैसे टाइम पे उठना है और उसके बाद पूरा दिन आपका कैसे मैनेज, सोशल मीडिया से किस तरह दूर रहना है, सबसे बड़ी बात। आई एम सो ग्लैड आपने ये बात की है, क्योंकि ये चीजें आपको ओवर टाइम जैसे जैसे आप खुद भी बड़े होते हैं आपको समझ आती हैं कि ये चीजें कितनी जरूरी थी। तो देखें, जैसे मैंने पहले कहा है, तो ये ब्रेक अपने बच्चों को नींद जरूर पूरी करने दें। नींद बच्चों की ग्रोथ के लिए वैसे भी जरूरी होती है। तो वो जो 7-8 घंटे हैं रोज के उनके, अगर फर्ज करें शुरू में वो 10 घंटे भी सोना चाहते हैं, अलाउ देम टू, हाँ, लेकिन एक रीजनेबल टाइम पे वो सुबह उठ जाया करें और रात को आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा लेट नाइट्स को ना उठे। लेकिन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, अपने बच्चों को अगर आप स्कूल डेज में ये आदत नहीं सिखा सके तो उनको कहें कमरा उन्होंने अपना खुद बनाना है, अपना बेड उन्होंने, के लिए ये लाजमी होना चाहिए कि अपना कमरा उन्होंने सुबह उठ के हाँ, मेक योर बेड, अपनी चीजें, अगर कोई राइटिंग टेबल है या कमरे में और चीजें उनको ऑर्गेनाइज करके रखनी है। अगर आप उनसे कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते या डस्टिंग नहीं करवाना चाहते, दैट्स अनदर थिंग, मैं तो वो भी करवाऊं। बच्चों को ट्रैक पे रखना ज़ाहिर बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से आपने उनका टाइम टेबल सेट किया है, आपने टास्क असाइन किए हुए और उन टास्क को उन बच्चों ने जो है वो फॉलो भी करना है, और उसके बाद पेरेंट्स ने भी उसको फॉलो करना है कि किस तरह से बच्चों ने अपना टास्क पूरा किया या नहीं किया। आयशा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि हुकूमत चीफ सेक्रेटरीज, डीसीज, डीपीओज को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का पाबंद बनाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चंद रोज कबल ये भी कहा कि तमाम जमातों को इंतखाबात में यकसा मैदान मिलेगा। वैसे ये बात तो निगरान वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं और बार बार ये बात की जा रही है। कल मंसूर अली खान को जो इंटरव्यू दिया उन्होंने उसमें भी ये बात उनकी तरफ से की कि स्पेशली पीटीआई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है और कोई उनको रोका नहीं जा रहा। अब हम दीगर जमातों की बात करें तो हम ये जरूर देख रहे हैं कुछ जमातें जलसे आराम से कर रही हैं और कुछ जमातें ये हैं कि वो नहीं कर पा रही हैं, और जो आराम से कर रही हैं उनसे जलसा ठीक हो नहीं पा रहा, और जो नहीं कर पा रही उनके हवाले से कहा जाता है करने दिया जाए। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं वो भी कुछ और कह रही हैं। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब का बयान अपनी जगह पे और बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं वो भी बहुत कुछ बोल रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो कुछ देर पहले खबर आई थी कि कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 रोज की तौसी की जाए, तो वो हो गई है 2 रोज की तौसी। लेकिन क्या हर बात अगर सियासी जमात की मान ली जाएगी तो फिर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे या नहीं? चूंकि कुछ जमातें ये राय भी रखती हैं कि चंद दिन आगे पीछे हो जाए, फर्क कुछ नहीं पड़ता। इस पर बात कर लेते हैं सीनियर एंकर तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मंसूर भाई? अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे कल बॉडी लैंग्वेज से, गुफ्तगू से वज़ीर आज़म की आपने क्या अखज़ किया? वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड है, सिचुएशन ऐसी ही है जैसे नजर आ रही है? आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो शायद जो रियलिटी है उसके बारे में या तो वो जानते नहीं हैं या वो अनजान बन रहे थे कि ऐसा नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है इस वक्त मार्केट के अंदर या फील्ड के अंदर। मैं तो लाहौर में होता हूँ तो किसी सूरत भी वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं, बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा भी, मैंने कहा जी अगर आप अपने प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर में गाड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके अगर घूम रहे होंगे तो शायद आप भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ये नहीं है द फैक्ट ऑफ द मैटर इज। लेकिन ये अफसोसनाक बात है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने जमहूरियत को प्रमोट करना है और उन वैल्यूज का ध्यान रखना है तो सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन। मंसूर, इस वक्त किसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? पीटीआई तो कहती है फील्ड ही नहीं है, तो लेवल प्लेइंग तो अगली बात हो जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, नून लीग के पास भी नहीं है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, या तो किसी के पास फील्ड है या फील्ड ही नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, तो इस वक्त फील्डिंग करने के लिए जो है वो सिर्फ नून लीग मौजूद है, उनके बंदे मौजूद हैं। और जो सूरत हाल अभी बल्ले के बारे में बात हो रही थी, बल्ले के निशान के बारे में, तो मुझे तो लग रहा है बल्ला तो पता नहीं शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन बल्लेबाज ही नहीं होगा इस वक्त ग्राउंड के अंदर। बल्ला पकड़ने वाला कोई उम्मीदवार भी तो होना चाहिए ना जो जाके इलेक्शन लड़ेगा। कप्तान बाहर, कप्तान की टीम भी इसी तरह ही बाहर, और वो बगैर किसी निशान के मुझे लग रहा है कहानी, मुझे लग रहा है कि कहानी उस तरफ जा रही है। लेकिन वो जो इल्जामात पीटीआई की तरफ से लगाए गए कि बहुत से हमारे उम्मीदवार ऐसे कि कागजात नामजदगी अगर जमा कराने जाते हैं तो लेके फाड़ दिए जाते हैं, ये वाकई ऐसा ही हो रहा है? और वो जो मैं वीडियोस की बात कर रही थी वही सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल फैक्ट है और अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है।
ये भी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, एक या दो ऐसे इवेंट्स हुए हैं, या तो कागजात फाड़ दिए जाते हैं या कागजात गायब कर दिए जाते हैं या जिसके पास कागजात होते हैं वो गायब कर दिया जाता है, ऐसा भी हो रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट है और ये सिर्फ एक जमात के साथ हो रहा है। अच्छा। ये भी नहीं है कि बल्कि कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर आई कि एक साहब जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स लेकर आए। अच्छा। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में पता लगा कि वो पीपल्स पार्टी के थे। यस। तो जब उन्होंने बताया कि मैं पीपल्स पार्टी को, तब उनको फिर छोड़ दिया गया। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी, फिर ठीक है, आप जा सकते हैं। तो अच्छा मंसूर, ऐसे में अगर हम नून लीग की बात करें, ये जो टैग लग गया है, जो लगाया तो जरा पीपल्स पार्टी ने, लेकिन इस माहौल में ही लगाया है लाडला प्लस वाला टैग, वो टैग खतरनाक नहीं है उनके लिए? नहीं, खतरनाक है, लेकिन उन्होंने ये देखा है बेसिकली नून लीग के, अगर एक मिनट के लिए माइंडसेट से आप देखें तो वो ये कहते हैं कि जी 2018 के जब इलेक्शंस हुए थे तो इनको भी, इमरान खान साहब को भी सिलेक्टेड, लाडला, ये सारी चीजें कही जाती थी, हुकूमत बना ली, हुकूमत कर ली। इनके ज़हन में ये चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है या गलत है, लेकिन इनके ज़हन में ये चीज़ है कि एक दफ़ा ये इलेक्शंस हो लेने दें, हमें हुकूमत बना लेने दें। ये जो शोर और जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, या आप जैसे एंकर जो मसला पैदा कर रहे हैं, तो ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये ना मुझे ठीक कर दें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर, आप कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बात भी नहीं की, आपकी बात की, आपकी बात की खास तौर पे मेरी बात कर दी। अच्छा चले, मैं फिर नून लीग पे एक और सवाल कर लेता हूँ। ठीक है, किसी को अगर एतराज है इस सवाल से, लेकिन ये सब कुछ खानदान में रखने का फैसला हो चुका है, वजारत आला भी, वजारत उज़्मा भी, और वो भी देखा ये जा रहा है, लग ये रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज, चूंकि वो कौमी से भी लड़ रही हैं और सूबाई से भी लड़ रही हैं। 2024 में ये इलेक्शंस होने हैं, 2034, 2044, 2054, ये सब कुछ खानदान के अंदर ही रहेगा। अच्छा, ओके। तो इसमें कहीं बाहर देने का इरादा नहीं है, अपने पास रखना है जो, या शेर होगा या शेर के बच्चे होंगे, बस सिंपल एज दैट। मतलब शेर होगा, ये वैसे बड़ी जबरदस्त है, या शेर होगा या शेर के बच्चे होंगे। शेर के बच्चों में लड़ाई भी नहीं होती। नहीं, वो जो देखें, ये जेहन में रखिएगा, मैं शरीफ खानदान की एक आपको फिलॉसफी समझा दूं। लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, रहेगा वो जाति उम्रा के अंदर ही, जाति उम्रा से बाहर स्पिल आउट नहीं होगा जब तक दोनों भाई इस दुनिया में हैं। बड़े भाई और छोटे भाई जब तक दुनिया में हैं, तब तक ये लड़ाई जो है जाति उम्रा के अंदर रहेगी। जिस दिन खुदा न खास्ता, जारी बात है, सब एक टाइम है, अगर वो दुनिया में ना हुए तो फिर कहीं स्पिल आउट ना हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल में, जो मैं कम से कम शरीफ खानदान को जितना मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व किया है, लड़ाई झगड़ा होता है, ग्रुपिंग है, ग्रुप्स हैं, मौजूद हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो एक छतरी का किरदार अदा करते हैं और वो सबको जो है वो आपस में इकट्ठा रखते हैं। अच्छा मंसूर, ये जो बातें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, जैसी सिचुएशन बताई गई थी, वैसी सिचुएशन एक्चुअली नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है या वाकई जो कहा गया था, जिस प्लान के साथ बुलाया गया था, वही प्लान है और सब कुछ बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्पेशली लाहौर के हवाले से? मियां साहब के लिए तो सब कुछ ही स्मूथ हुआ है, कौन सा कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? कोई एक स्पीड ब्रेकर, कोई एक खड्डा इस पूरे रास्ते में आया हो? कुछ भी नहीं। तो फिर सारे केसेस क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, जल्द से वो, ये मैंने जो चंद लोगों से बात की, उनको कह रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। जब बल्ला ही नहीं होगा तो शेर की फेंटी लगाने के लिए बल्ला मौजूद ही नहीं है। जब अगर नहीं होगा तो वो कहते हैं बस ठीक है, सब खैर। और अगर बल्ला मौजूद होगा तो क्या शेर की फेंटी लगा देगा? कोई ऐसी वैसी अवाम में आप जाते हैं, अवाम से सवाल करते हैं, ऐसी वैसी आपकी सोच से बाहर है, चाहे कोई भी खड़ा हो उस बल्ले के निशान पे। अच्छा, ये एक डिफिकल्ट सवाल है जवाब देना, इसलिए क्योंकि इलेक्शन डे वाले दिन जो है ना, बहुत सी एक केमिस्ट्री होती है, उसकी एक साइंस है पूरी, कि आपको फॉर एग्जांपल बल्ले का निशान दे दिया जाए। एक मिनट, आज ना आपको मैंने मुसीबत में फंसाना है। अल्लाह खैर करे, मैंने क्या बिगाड़ा? आज मजा आएगा। आपको ना बल्ले का निशान दे दिया जाए, आपने जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, आपको ये नहीं पता किस यूनियन काउंसिल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां के लोगों को, कुछ यूनियन काउंसिल्स के लोगों को गाड़ियों में बिठा के लाना पड़ता है पोलिंग स्टेशन, कुछ खुद ही आते हैं, कुछ को बिरयानी खिलानी पड़ती है, कुछ को वादे करने पड़ते हैं। इस साइंस का आपको नहीं पता, लेकिन जो इलाके का एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता है ना, उसको पता है। सो अगर आप उसे बिरयानी और उसका अलबत्ता एक डिफरेंस है। अगर तो 8 फरवरी को जम्मे गफीर आ गया और जिसने ना बिरयानियों की फिक्र की, ना गाड़ियों की फिक्र की, और उसने कहा मैंने तो जाके वोट डालना है बल्ले को, तो फिर आप वाकई वो खंबे वाली सिचुएशन होती है ना, खंबे को भी टिकट दे दिया तो वो भी जीत जाएगा। लेकिन अगर जम्मे गफीर ना निकला, ये लोग डर गए, घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं डालना वोट, जाके हम अपने घरों में बैठे हैं, फिर शेर ही शेर है, फिर हर जगह सिर्फ शेर है। तीर कहाँ है इसमें? नहीं, तीर ऑब्वियसली अपने इलाके का है, सिंध के हद तक है। पंजाब में, सिंध में जो पीएमएलएन ने इत्तेहाद बनाया, वो क्या वाकई ये जो एक तासुर बन रहा है कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी खुद भी इल्जाम आयद करती है? अच्छा, पिछले 48 घंटे के अंदर अब उधर भी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। अच्छा, 48 से 72 घंटे में तीर के लिए भी कुछ ठंडी हवाएं, बलूचिस्तान के रास्ते, कोयटा, मौसम आ गया, ठंडा मौसम आ गया, तो वो ठंडी हवाएं कोयटा से कराची की तरफ मशीन से भी ठंडी हवाएं। हाँ जी, हाँ।
तो वो ठंडी हवाएं जो हैं वो अब इस तरफ चलना शुरू हो गई हैं, तो तीर की नाराजगियां भी जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। लाड प्यार थोड़ा सा इधर भी वो ठंडी हवाएं वहां चलें तो यहाँ गर्म हवाएं ना चल पड़े। देखें एक छोटी सी एग्जांपल जी, सरफराज बुगटी साहब एग्जैक्टली किधर गए वो? जा उधर रहे थे, चले इधर गए। तो बस ये एक बारिश का पहला खतरा है, अभी थोड़ी सी बारिश और भी होगी पीपल्स पार्टी के। और केपी में क्या नजर आ रहा है? केपी के अंदर ना हालात नहीं संभाले जा रहे। वो जो एक प्लान बना हुआ है ना, उस प्लान के मुताबिक बहुत डिफिकल्टी आ रही है। परवेज खटक साहब हैज प्रूव टू बी एन अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट अप टिल नाउ। वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वहां पे चूंकि बहुत बड़ा टिल्ट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा टिल्ट है। मतलब वो जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, किसी को भी टिकट दे दें, वो केपी में साबित हो सकता है। वो सिचुएशन केपी में वाकई है। इस पर डिफाइन पंजाब करेगा, हमेशा करता है, हमेशा नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे ही ऐसी हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तो आपने शेयर के मुताबिक, जिस तरह शेयर ने कहा जी 2 दिन आगे कर दें, इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन आगे कर दिए, मैं तो सोच रहा हूँ अगर वो कहते हैं कि 4 दिन आगे कर दें तो 4 दिन भी आगे। अगर दो दिन में वैसे क्या हो जाएगा जो अच्छा, इसमें वैसे एक मेरी चंद कैंडिडेट से बात हुई थी, एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने अगर कभी क्रेडिट कार्ड बनवाया हो, तो क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं जब, तो आपसे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, सैलरी स्लिप्स और ये सारी चीजें टाइम लग जाता है। तो इसी तरह ये जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा होते हैं तो इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, और आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कितनी है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं। तो वो टाइम जरा थोड़ा सा शॉर्ट था, जिसकी वजह से ये रिक्वेस्ट की गई कि इसको जस्टिफाइड। ठीक है, मेरे ख्याल में ठीक है, उसमें कोई गलत सिलेक्शन एज लॉन्ग एज 8 फरवरी ना आगे पीछे। आई वाज अबाउट टू आस्क कि उससे 8 फरवरी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, फिलहाल तो नहीं लग रहा, बट दिस इज पाकिस्तान। मैं 1-2 जगहों पे मेरी कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं 8 फरवरी को होंगे, बस तुसी दुआ करो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मौसम ठंडा हो सकता है, इसका दुआ मतलब क्या करनी है? मतलब दुआ करो कि 8 फरवरी को हो जाए। अच्छा, मौसम अबर आलूद ना हो, ओले ना बरसना शुरू हो जाए, बर्फबारी ना पड़ जाए, बर्फबारी ना पड़ जाए, लोग पिच के ऊपर ना आ जाए, मैच ही खराब हो जाएगा ना। अगर क्राउड सारा उठ के पिच के ऊपर आ गया तो अंपायर्स फिर क्या करेंगे? अंपायर्स इधर उधर देखेंगे कि मैच अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो ये मसला हो सकता है। अच्छा मंसूर, आप जाते हैं पब्लिक में, आप आवाम से बात भी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में भी आपने विजिट किया, वहाँ भी यंगस्टर्स ने, अब तो यंगस्टर्स भी माशाल्लाह बड़े सवाल भी करने लग गए और बोलने लग गए, लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं, आपने क्या उसको किया जज? अच्छा देखिए, ये पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी। लोग ये समझते हैं कि आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ से ज्यादा यूथ जो है वो इस मरतबा हक राय दही अपना वोट का इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, इस मरतबा 8 करोड़ तक नहीं है फिगर, ये डिपेंड करता है आप किस एज ब्रैकेट की बात करें। मैं 29 तक की ठीक है, वो 5 करोड़, वो 5 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, नए 8 करोड़ उसमें ऐड हुए हैं ना? नहीं, जो टोटल नंबर है वो है 12 करोड़ 85 लाख। ठीक है, उसमें यूथ का 5 करोड़, उसमें यूथ जो है वो 5 करोड़। सही है। अच्छा, ट्रेडिशनली लोगों को इस बात का नहीं पता कि यूथ हैज एक्चुअली नॉट वोटेड इन लार्ज नंबर्स। इवन लास्ट टाइम भी जो है ये फिगर तकरीबन 14-15% का सिर्फ था यूथ का वोट। ओके, सो ये जो कहा जा रहा है ना जी, यूथ एक डिफरेंस, हाँ यूथ अगर निकल आया तो यस इट कैन मेक अ डिफरेंस। यानी वो सोशल मीडिया पे तो निकले हुए हैं, सोशल मीडिया पे तो हम एक्सपर्ट हैं, वो आप हमसे ट्विटर करवा लें, कीबोर्ड वॉरियर्स, लेकिन जाके वोट कास्ट करना, उस दिन उठना, अब अल्लाह करे रात को जल्दी सो जाएं ताकि सुबह उठें, जहाँ जाके वोट डालें, और पाकिस्तान के लिए जो आपका एक फर्ज है वो पूरा करें आप। लेकिन अगर वो ना निकला तो, और वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी उसके ऊपर कि वो यूथ निकलेगा, तो यूथ को निकलना भी यूथ पे डिपेंड करेगा अगर वो निकलते हैं, अगर निकलते हैं। लेकिन पंजाबी में अगर हम आईपीपी का इस वक्त रोल देखें, सीट एडजस्टमेंट की खबरें भी कुछ आई, कुछ इत्तेहाद की बातें भी, जहाज तक भी इस्तेमाल हो, लेकिन उसके बाद भी इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। कुछ हल्के ऐसे जिससे मुतालिक खबरें आ रही हैं कि वो PMLN और IPP मुखालिफ होंगे उसमें। अच्छा, वो उसमें चंद जो जगह हैं वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। क्योंकि देखिए लाहौर ट्रेडिशनली जो है वो नून लीग समझते हैं हमारा गढ़ है, हम यहाँ पे किसी को क्यों स्पेस दें। अलीम खान साहब जो हैं वो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अलीम खान साहब हमेशा अयाज सादिक से हारते आए हैं, ठीक, कंटिन्यूसली, जबकि बड़ा आपको पता है अयाज सादिक और अलीम खान का हल्का का जो इलेक्शन है, मैं उसको कंसिडर करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन इलेक्शन मेरे ख्याल में इन दोनों के हल्कों के अंदर होता है। लगाया जाता है पैसा, मतलब करोड़ों भी नहीं बल्कि अरबों की तादाद में। अच्छा। 1 अरब से भी ऊपर पैसा जो है वो इस हल्के के अंदर खान तो लगा लेते हैं, या अयाज सादिक साहब नहीं, अयाज सादिक साहब के भी अपने नहीं होंगे लेकिन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, डोनेट करने वाले बड़े लोग। आपको पता है एक साहब है, मैं बड़ा एक दफा पिछले इलेक्शन की बात है, तो मैंने कहा जी आपके पास तो पैसे पूसे कोई नहीं, आप तो बड़े गरीब आदमी हैं, आपके इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? उन्होंने कहा जी मैं डोनेशन वगैरह इकट्ठी करता हूँ। मैंने उसके साथ इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के बाद भी मेरे अकाउंट में 75 लाख रुपए पड़े हुए थे। उन्होंने कहा मैं तो पैसे बचा लेना। ऐसा होता है, कागजात नामजदगी आप मेरा करा दे, 2 दिन अभी बाकी तो इसलिए आपके बारे में आपके पास दोबारा चांस है।
जो चांस आप मुझे दे रहे हैं वो आप देखिए, नौजवान हैं, टैलेंटेड हैं, फेमस हैं, इतना जबरदस्त सुबह सुबह मॉर्निंग शो करते हैं आप, आपके पास मेरे ख्याल में एबिलिटी है, आप लड़े इलेक्शन। आप क्या चाहते हैं? अभी भी 2 दिन है। नॉट वैसे अभी भी 2 दिन है एब्सोल्युटली राइट, अभी भी 2 दिन है। आप साथ देंगी? मैं तो और देखिए, हम तीनों में से शेरवानी भी आपने पहनी, वो वेस्ट कोट भी पहना हुआ है आपने, आप यू डिजर्व टू गो। चाहते हैं आज नून लीग वाले मेरे खिलाफ कोई बात? नहीं, अच्छा चलिए नून लीग से लड़ लें। हाँ, नून लीग से लड़, आप पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं, जमात इस्लामी से लड़ रहे हैं, मैनू छड्डो, मना कर रहे हैं, टीएलपी से लड़ लें। मैनू छड्डो, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि टीएलपी एक्चुअली नौजवानों को सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में शायद सबसे ज्यादा या टॉप 3 में से जो है उनकी तादाद है जो यूथ को एक्चुअली टिकट्स देती है। मैं जरा बूढ़ा हो गया, मेरा ख्याल है फिर सबीन पे ट्राई करते हैं। नहीं, मैं तो अंडर 18 तो वैसे ही नहीं कुछ कर सकते। चले अंडर 18 उन्होंने बिल्कुल ही नीचे 17.5 तो देखिए स्वीट 16 लड़कियां स्वीट 16 से आगे नहीं जाती ना कभी, तो वो वाली बात है। 16 को साल रहती है, तो मैं बड़े होके इलेक्शन तो लड़ूंगी। आपके 15 साल मजीद हो चुके हैं। सादिक संजरानी साहब भी लड़ रहे हैं इस वक्त, उनके हवाले से खबरें भी आ रही हैं। सेनेट का एक्चुअली टेन्योर खत्म मार्च में खत्म हो जाएगा, तो इसहाक डार साहब वो कुर्सी जमा के बैठे हुए। इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि उनको वजारत खजाना नहीं मिलेगी। वजारत खजाना जो है वो इस मरतबा एहसन इकबाल साहब उसके लिए फेवरेट हैं। हाँ जी, तो इसहाक डार साहब किस तरफ को जाएंगे? चेयरमैन सेनेट, वही तो मैं कह रहा हूँ, उधर उन्होंने उसको टारगेट किया हुआ है। ओके, तो शायद कहानी ये अभी तक का जो गेम प्लान मुझे नून लीग से पता लगा वो फिलहाल यही है। और जो नून लीग एक बात करती है सादा अक्सरियत वाली, वो किस बुनियाद पे ये बात करती है? ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को हम देखें, उसका रोल हम खत्म तो नहीं कर सकते। सादा अक्सरियत वाली बात करना आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? देखें, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि मुझे वजीर आज़म होना चाहिए। अब तो सदर की बात कर रहे हैं। ख्वाहिशात के ऊपर किसका मतलब वो जोर है? आप भी कर सकते हैं कोई भी कर सकता है, ये ख्वाहिश में कर लेता हूं। हाँ, तो वही ना। बल्कि मैं तो कल पीएम हाउस गया हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा घूमा जरा अंदर से, बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है। आपको दिल किया मंसूर? नहीं, मेरा यकीन करें, जब मैंने वो इंटरव्यू कर लिया ना और मैंने देखा कि हमारे केटे प्राइम मिनिस्टर किस मजबूरी में बैठे हुए हैं, ये सारी ख्वाहिशात खत्म हो गई। मजबूरी में बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने तो उनसे ये भी सवाल किया कि खान साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई इस पीएम हाउस के अंदर, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी भी होती होगी? आप जहाँ बैठे हुए हैं तो होती होगी वहां पे। तो उन्होंने कहा देखिए, सिक्योरिटी के लिए अगर होती है तो उस पर क्या बुरी बात है। तो भाई मैं नहीं करवा सकता मैं नहीं कर सकता, मैं आई कैन नॉट गिव दिस राइट ऑफ माय प्राइवेसी कि हाँ जी ठीक है मैं एक ऐसी पोजीशन ले लूंगा, समवन इज रिकॉर्डिंग, बल्कि हो सकता है अभी भी हो रही हो, ये फोन जो पड़ा हुआ है, फसाद मुझे रहे, कुछ नहीं पता, हो सकता है। नहीं, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ हर चीज के लिए। वो आप में इतना टैलेंट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल है आपके अंदर, आप सीरियस ही नहीं ले रहे जी? नहीं भाई, नहीं इंतखाबात सियासत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, क्यों नहीं, ये मत करें, ये यकीन करें। मैं हमेशा यूथ की, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहता हूं, डोंट से दैट, कहें, बिकॉज आप जैसे लोग, आप जैसे से मुराद, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग नहीं आते तो देन देयर आर पीपल जो आके उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। देखिए, आपके पास वो जो हैं दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने, ही वाज अ नो वन, कोई नहीं जानता था उनको, लेकिन वो आए, वो पूरी पॉलिटिक्स ही स्वीप करके ले गए। तो ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं, मुश्किल सही, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपको शौक है, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ 2 को मॉर्निंग शोज और करें, मैं आपको कन्विंस कर लूंगा। मुझे लग ऐसे रहे इसलिए नहीं, अभी नहीं, ये एटलीस्ट जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक तो बिल्कुल नहीं, ये मुझे बाकी 2 दिन में करवा के छोड़े। अच्छा, मैं सोना सीरियस नोट, एक बार मैंने सोचा भी कि ट्राई करने में क्या हाजत कागजात नामजदगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, न्यूज मैंने कहा नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ये है ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, मुश्किल काम नहीं है, आप यकीन करें, मुश्किल काम नहीं है। आपके एक विजन होना चाहिए। हाँ, एतराज अलबत्ता मुझे इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बहुत है, और वो अब से नहीं है, बहुत देर से है, और वो ये है कि मैं ये कंसिडर करता हूं कि ये करोड़पतियों और अरबपतियों की रेस है। I was about to ask ना मंसूर कि ये नहीं हम कर सकते। हाँ, आई एग्री विद दैट, लेकिन दिस नीड्स टू चेंज, पीपल नीड टू स्टार्ट रीडिंग आउट कि भाई जब तक एक सेठ और उसका ड्राइवर बराबर खड़े होकर रेस नहीं लगाएंगे, तब तक आप क्या इसको मंसूर, एक आखिरी सवाल, वक्त हमारे पास के बहुत कम है, एमक्यूएम की क्या पोजीशन देख रहे हैं इन इलेक्शंस में? बस वो आते हुए हुकूमत एमक्यूएम और नून लीग जो है वो मिलके ये इलेक्शन लड़ेंगे कराची और हैदराबाद की हद तक। एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो चाह रहे हैं कि 242 के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्हें क्लियर ग्राउंड मिले। सही है। वहां पे प्रॉब्लम ये है कि मुस्तफा कमाल साहब खड़े हो रहे हैं। ओके, तो मुस्तफा कमाल साहब की कुर्बानी किस तरह दी जाए, सो ये प्रॉब्लम एरिया। लेकिन आगे चल के डेफिनेटली इन दोनों का एक कोलिशन है, और अब से नहीं है।
MQM पूरे पाकिस्तान में अगर किसी जमात के ऊपर ट्रस्ट करती है तो वो नून लीग पे करती है। ओके मंसूर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ कागज़ात नामजदगी को लेके, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक। हम ब्राइडल कुट्योर वीक डे 1, क्या रंगीनियां थी, क्या गहमा गहमी थी, बैक स्टेज क्या मस्ती थी, हमने किस तरह से अपने स्टार से बात की, आपके साथ शेयर करते हैं। वेलकम टू 21st एडिशन ऑफ हम ब्राइडल कुट्योर वीक। सितारों से सजी ये शाम है और क्या जबरदस्त यहाँ पर एक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ पर मॉडल्स हैं और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर शो सज चुका है, जिसके लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। करेंगे अपने सेलिब्रिटी से बात, कराएंगे आपकी उनसे मुलाकात। अच्छा, ग्लैमर ही ग्लैमर है हर जगह पर देखो, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा तंग भी कर रही है और मैं बड़ी हैरान भी हूँ कि किस तरह से यहाँ पर लड़कियों आवे बना जो आज परफॉर्म किया। ठीक है, चैलेंज। आवे बना बसने रे, आवे बना बसने रे, आवे बना बसने रे, आवे बना बसने रे, मैं सारी सदके शगन मनावा तेरे, आवे बना बसने रे, कुछ दीते गिछे दिए माले ने आई, शादी वाले घर के रे, आवे बना बसने। क्या बात है, जबरदस्त, खूबसूरत, इनको भी कहते फिर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। परफॉर्मर्स की बात करते हैं, जस्टिन बीबी, जिस तरह से आज यहाँ पर इन्होंने रैंप पर क्या जबरदस्त अंदाज से गुनगुनाया, सबके दिल जीत लिए। उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मजा आया? मैं सुनाएंगी क्या दोनों? असाते बुलाया बनना एक नहीं अकेला, असाते बुलाया बनना एक नहीं अकेला, बाया ने पाले घेरे, आवे बना बसने रे। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आज भी। सलाम, बहुत शुक्रिया। ये जोड़ा कितना भारी है? मुझे लग रहा है कि जैसे मैं जमीन के अंदर धंसती जा रही हूँ। जोड़ा तो भारी है लेकिन हसीन भी तो बहुत है ना। आप खुद बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। मुल्क के इतने मसाइल हैं जवेरिया, आप एक दिन की वजीर आजम, क्या करेंगी? मैं तो कहूँगी कि जितने भी पुराने लोग हैं ना, जितने बड़े बड़े ओहदों पे हैं, सबको हटा के तो यूथ को लेकर आए। जुनैद साथ मौजूद है, उनसे करते हैं। जुनैद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा जुनैद, वैसे देखिए अभी हम जिस तरह आपने जो ड्रेस पहना हुआ है, हमने देखा कि बहुत तेजी से ट्रेंड चेंज हुआ है लड़कों का भी। कितना अब फीजिबल है लोगों के लिए इस तरह के डिजाइन को कैरी करना, या पहले ज्यादा आसान था? चेंज आपको अच्छा लग रहा है? चेंज है, चेंज आना चाहिए। जैसे मैं फैशन में तो चेंज आता रहता है और इसी तरह यहाँ पे भी चेंज आ रहा है कि एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये है कि कपड़े पहले भी ऐसे थे लेकिन कैरी करना आना चाहिए और ऐसे कपड़े बनने चाहिए। मजे के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं हमारे यहाँ पे, पहले से बनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मजेदार कपड़े हैं। अच्छा जुनैद, अपने अलावा और कौन यहाँ पर आज सबसे प्यारा आपको लग रहा है? वैसे सारे बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत डियर फ्रेंड है, मेरे सीनियर है इमल खान, सबसे बेस्ट मॉडल। तूबा अनवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये डॉल लगने का राज क्या है? डॉल लगने का राज, आई एम अ नेचुरल गाइस। अच्छा, इतना हैवी है। मैं इससे पहले भी बात करी थी कि मैं देख के मुझे लग रहा है पता नहीं कैसे कैरी किया क्या होगा, कितना मुश्किल है। आई थिंक मुझे लगता है सब लड़कियों को हैवी ड्रेसेस कैरी करने की आदत हो ही जाती है, क्योंकि आपको प्रिटी और अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनने के लिए इतना बोझ तो बनता है अब उठाना। मेरे साथ फजल, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? फजल, क्या एज हो गई है? आई एम 23। कितने साल हो गए एक्टिंग में? मुझे आई गेस हो गए कोई 20 साल हो गए। 20 साल? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3। 20 साल, 2 दहाइयां एक्टिंग में। लॉन्ग टाइम। अरे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, चाइल्ड स्टार के तौर पे आपको मजा आ रहा है? ऑब्वियसली आदत हो गई है। नहीं, पैशन है एक्चुअली। तो अगर आपको किसी चीज़ का पैशन हो तो ऑब्वियसली आपको मज़ा ही आता है हर चीज़ में। सो यार बहुत शोर है, समझ नहीं आता। अपनी आवाज खुद को नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले
हवाले से। आज का इवेंट बहुत अच्छा है, हम जब भी आता है कुछ बड़ा लेकर आता है, आज भी वैसे ही है और बहुत मजा आ रहा है। रेशम जी साथ मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। आज जो कलर मैंने पहना है ये आज से पहले मैंने नहीं पहना। रेशम, एक्टिंग तो इतना एंजॉय आप करती हैं, मॉडलिंग भी उतना ही इक्वली एंजॉय करती हैं। मॉडलिंग में पूरी बॉडी का एक्सप्रेशन चाहिए होता है। मॉडलिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है मॉडलिंग। अगर एक्टिंग मॉडलिंग ना होती तो आपकी जिंदगी में क्या होता? फिर मैं जो करती हूँ वही कर रही होती, मैं लंगर बना रही होती। आप क्यों काशी साथ खड़े? वैसे हमने हर मॉडल से पूछा कि जोड़ा कितना भारी है, काशी का कितना भारी है? देखने में भी बहुत ज्यादा भारी लग रहा है वैसे। तो सबसे मैं कोई स्पेशल बात बताऊं कि जोड़े मेरे बहुत भारी होते हैं, कि हेवी वर्क होता है, पैनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि नीलम का पैर फ्रैक्चर हुआ था और ये खड़ी हुई पता नहीं किस तरह से इसने वॉक कर लिए। फ्रैक्चर है पैर? Yes, I can show you even. Oh my God. आप एंकल बाइंडर्स लगे हैं। नीलम क्या चीज है जो इतना मोटिवेट करती है कि इतनी इंजरी के बाद भी खड़ी रही है? मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग है। ऑल्सो मैं ये समझती हूँ कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अल्लाह की मदद हम हमेशा हमारे साथ है, तो बस मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये थी आज सितारों से भरी ये रात। आपके पसंदीदा सितारों से हमने आपकी मुलाकात करवाई और आपको दिखाया कि किस तरह से हम ब्राइडल कुट्योर वीक सजाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और क्या खूबसूरत ब्राइडल कुट्योर वीक था। मैंने कहा जरा और देख कर आता हूँ, अभी कुछ और वॉक्स भी हैं, मैं वहाँ फिर जाऊँगा। आपने बड़ी अच्छी मुलाकातें, कुछ मुलाकातें मैंने की, तो ये आज का दिन था, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपके लिए और सेगमेंट्स लाते रहेंगे। BCW ब्राइडल कुट्योर वीक डे 1 हमने आपको दिखाया कि कैसे हमारी सितारों से मुलाकात हुई, क्या उनके ख्यालात थे, किस तरह से वो इतने हैवी ड्रेसेस को कैरी करते हैं और इतने प्यारे सारे सितारे जगमगा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब बात डे 2 की है तो वो नेक्स्ट वीक हम आपको दोबारा दिखाएंगे ब्राइडल कुट्योर वीक डे 2 की रंगीनी आ रही है हमारे साथ। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात मंडे को होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।